नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। आज थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर। दूसरे चरण में दिग्गजों ने झोंकी है अपनी पूरी ताकत, इस पर हम विस्तार से आपको खबर देंगे। साथ ही साथ संपत्ति पर सैम पित्रोदा के बयान से घमासान मचा हुआ है। क्या है यह बयान और क्यों उपजी है यह पूरी राजनीति, चुनाव के इस वक्त में हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको हम बताएंगे क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के अमेरिकी विरासत कर प्रणाली की वकालत करने वाले बयान पर मचा घमासान। पीएम मोदी ने कहा शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति बंटवारे की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सैम पित्रोदा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी हो गई है पूरी तरह बेनकाब। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद रैली को किया संबोधित। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर ही नहीं बल्कि खेत खलिहान और संपत्ति पर भी है। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं। प्रियंका गांधी केरल में संभाल रही हैं मोर्चा। वहीं बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मिर्यालगुड़ा में ठोकेंगे ताल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ओम बिरला, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। और समाजवादी पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जारी है म्यूजिकल चेयर गेम। अब कन्नौज से खुद लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, कट सकता है परिवार के ही तेज प्रताप यादव का टिकट। बदायूं, मेरठ, आजमगढ़, मुरादाबाद जैसी सीटों पर सपा को 3 बार घोषित करने पड़े हैं प्रत्याशियों के नाम। पीडीएम पीडीए के पेंच में फंसे अखिलेश को बदलनी पड़ी है रणनीति। तो सबसे पहले बात दूसरे चरण के चुनाव की जिसका 26 तारीख को जिसमें वोटिंग होनी है और जिसके लिए आज थम जाएगा दूसरे चरण के प्रचार का शोर शाम 6 बजे। और दूसरे चरण में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब से कुछ ही घंटे बाद ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। आज शाम 6 बजे यह प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में खास चर्चा केरल की वायनाड सीट की है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा ओम बिरला, भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की सीटों पर भी मतदान होना है। दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने से कुछ वक्त बाकी रह गया है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कर रहे हैं प्रचार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित किया। पीएम मध्य प्रदेश के सागर और बैतूल में भी कर रहे हैं जनसभाएं। भोपाल में पीएम के रोड शो का कार्यक्रम है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज 3 राज्यों में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। केरल और महाराष्ट्र में कर रहे हैं जनसभाओं को संबोधित। अमित शाह वाराणसी में पीएम मोदी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के खगड़िया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र के अमरावती और सोलापुर में जनसभाएं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी की वायनाड सीट पर उन्होंने मोर्चा संभाला है। आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, कटिहार में कर रहे हैं चुनावी सभाएं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हिंजली में चुनाव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
वहीं तेलंगाना में बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव मिरियालगुड़ा में एक चुनावी जनसभा कर रहे हैं। गोरखपुर में बसपा के प्रत्याशियों के समर्थन में आकाश आनंद कर रहे हैं जनसभा को संबोधित। वहीं इटावा में आज चुनाव कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिलेश यादव। तो दूसरे चरण के लिए सभी जो स्टार प्रचारक हैं उन्होंने अपने अपने दलों के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच सभी राजनीतिक दल जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। यानी जो हमारे देश के ओबीसी समाज को लाभ मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कट गया और वो भी वहां चला गया। यानी कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से सुरक्षित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारे महिलाएं, नारी शक्ति, इन सबको ताकत मिली है तो मोदी जी के नेतृत्व में स्कीमों में ताकत मिली है। Modi ji always criticizing Congress. If Congress is nothing, why should he bother? मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों, लड़ाई लड़ना है हम लोगों से लड़ो। हमारे परिवार की, हमारी बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूद समेत इसका जवाब दिया जाएगा। सीएमए इनकम टैक्स का जवाब जनता वोट से दे रही है। কংগ্রেস আর সিপিএম নিয়ে নিক যাতে তৃণমূল জিততে না পারে, আর তৃণমূল ছাড়া ওরা কাউকে ভয় পায় না। আর বাংলায় জেনে রাখবেন আমাদের সাথে সিপিএম এর কোনো সম্পর্ক নেই। 34 বছরের অত্যাচার আমরা দেখেছি। আর কংগ্রেস বাংলায় যেভাবে আমাদের রোজ গালি দেয়, বিজেপির বন্ধু হয়ে বাংলায় কোনো সম্পর্ক নেই। तो दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं आगरा से। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से चुनाव प्रचार का अब आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और अब जनता की बारी है। दरअसल जनता की बारी आ गई है। क्या कुछ कहती है जनता, क्या कुछ मूड है जनता का? देखिए, चुनाव प्रचार का जहां तक सवाल है, निश्चित तौर पर अब देखें तो तीसरे चरण में चुनाव प्रचार अब बहुत तेज हो गया है। जो तमाम शीर्ष नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के हों, सत्ता पक्ष के हों, या फिर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के हों, समाजवादी पार्टी के तरफ से अखिलेश यादव हो, या बाकी राज्यों में आप देखें विपक्ष के नेता हों, वो अब तीसरे चरण की जो लोकसभा सीटें हैं उस पर धुआंधार चुनाव प्रचार पर जोर दे रहे हैं। और हम कल भी देख रहे हैं कि तमाम चुनावी जनसभाएं होनी है शीर्ष नेताओं की, चाहे वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हों या बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता हों, या फिर विपक्षी दलों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता हों और तमाम क्षेत्रीय दलों के नेता हों। जो सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाया है, और हम देख रहे हैं कि एक पुराना भाषण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक तरह से अब चर्चा में है, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का, खास तौर पर मुस्लिमों का है। और उसके बाद जिस तरह से पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जो बयान आया था दरअसल शैलेंद्र से जो मैनिफेस्टो में कहा गया। ठीक है शैलेंद्र, ये सारी चर्चाएं दरअसल चुनाव में चल रही है। एक बात और समझना चाहते हैं, जब जैसे कि पहले चरण में अपेक्षाकृत थोड़ा कम वोटिंग हुई थी, इस बार जनता के ऊपर सभी का ये ज्यादा फोकस है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोट दें। क्या कुछ कहती है जनता, कितनी तैयार दिखती है आपको आम पब्लिक?
ये देखिए, जनता का ये कहना है, खासतौर पर दूसरे और तीसरे चरण पर जहां मतदान होना है, वहां हमने बात की बहुत लोगों से, उनको ये लगता है कि पहले चरण में एक कसर रह गई। जो मतदान प्रतिशत के लिहाज से देखें तो थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, तो वो एक तरह से अधिक जागरूक हुए हैं इस बात को लेकर और एक दूसरे से कह रहे हैं कि इस चरण में कसर नहीं होनी चाहिए। और हमने देखा कि प्रशासन की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये अपील भी की गई है और इस गर्मी को देखते हुए, तेज धूप को देखते हुए तमाम एहतियाती उपाय बरतते हुए लोगों से मतदान की अपील भी की गई है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि पहले चरण की कसर बाकी चरणों में, दूसरे, तीसरे और आगे चरणों में पूरी होगी और जनता बड़ी संख्या में घरों से निकलेगी। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार बहुत तेज और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब देखने को मिल रहा है राजनीतिक दलों के बीच। जी बिल्कुल शैलेंद्र, निश्चित तौर पर तो सभी की निगाहें इस दूसरे चरण और जैसा कि आपने कहा कि तीसरे चरण की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है चुनाव प्रचार, उस पर भी सभी की निगाहें होंगी। चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर चुका है और बार बार सभी लोग, चाहे वो हम जैसे लोग हों दूरदर्शन की तरफ से या फिर जो देश में तमाम जो लोग हैं, वो सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि ये बार बार अपील कर रहे हैं इस बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और अपना वोट डालें। फिलहाल चलेंगे हमारे दूसरे संवाददाता कुमार आलोक भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार। कुमार आलोक, किस तरह से चल रहा है? आखिरी जिसको कहते हैं कुछ घंटे रह गए हैं, अब चुनाव प्रचार का कुछ समय रह गया है, क्या क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, हम जहां छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। पहला जो सीट है राजनांदगांव है, जो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है और वहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सीट है महासमुंद, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट रहा है, खासकर के एक जमाने में वो कांग्रेस का गढ़ था और आप देखें कि 18 में से 12 बार वहां पर कांग्रेस जीती है, लेकिन बाद के वर्षों में वहां अब बीजेपी का गढ़ हो गया है। वहां रूप कुमारी चौधरी का मुकाबला ताम्रध्वज साहू, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट में मंत्री थे, उनसे उनका मुकाबला है। और तीसरी सीट है कांकेर, जहां राजा और रंग के बीच लड़ाई है, यानी कि कांग्रेस की ओर से एक जमींदार चुनाव मैदान में है वीरेश कुमार, वही उनके दूसरी तरफ एक जो बैजा जनजाति के जो साधु होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुकाबला काफी दिलचस्प है और अंतिम समय तक जो जितने भी दलों के राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं, डोर टू डोर कंपेन करने के अलावा जो राष्ट्रीय नेता है उनके दल के या जो प्रादेशिक स्तर के बड़े नेता हैं, वो पूरे जी जान से लगे हुए, दोनों ही पार्टियां, खासकर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव जो पिछले दिनों हुए थे और बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, यानी तमाम मिथकों को झुटलाते हुए, अपने एग्जिट पोल में देखा होगा कि एग्जिट पोल में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दी जा रही थी, लेकिन जबरदस्त यहाँ पर जीत हासिल की छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर तो ये जो चरण है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है और हम आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक आपका, और शैलेंद्र मिश्रा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आगरा से। और इससे पहले कि आगे बढ़े और चर्चा करें कि संपत्ति पर पित्रोदा के बयान से क्या कुछ घमासान मचा हुआ है, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना डिस्कशन के दौरान समझकर इन्वेस्ट कर।
आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात कर रहे हैं हम संपत्ति पर पित्रोदा के बयान से घमासान। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का आखिर क्या ऐसा बयान आया जिसके बाद घमासान मच गया राजनीतिक हलकों में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पर पीएम मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है। पीएम ने कहा कांग्रेस का मंत्र कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब ये लोग इससे भी एक कदम और आगे बढ़ गए, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाएगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उससे भी आपसे छीन लेगा। पीएम ने कहा कि शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कुछ समय पहले कहा था कि मिडिल क्लास पर और ज्यादा टैक्स लगाएंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के संपत्ति के समान वितरण की वकालत की। अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। सरकार बच्चों के लिए 45% टैक्स छोड़ेगी और 55% टैक्स लगाएगी। राहुल गांधी फाइनेंशियल सर्वे कराना चाहते हैं, किसके पास कितना धन है ताकि उसको गरीबों में बांटा जा सके। कांग्रेस पार्टी पित्रोदा को गुरु मानती है लेकिन व्यक्तिगत विचार कहकर अब पल्ला झाड़ना चाहती है। पीएम ने इसे कांग्रेस की हकीकत बताया है। पार्टी ने जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है उसे पित्रोदा ने शब्द दिया है। अमित शाह ने कहा पित्रोदा ने मकसद स्पष्ट किया है। सर्वेक्षण राहुल गांधी का है, मनमोहन सिंह का बयान कांग्रेस की विरासत है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया है, लेकिन जवाब बीजेपी भी पूछती है। देश बंटवारे में लाखों माताओं बहनों के लूटे मंगलसूत्र का जवाब अब कौन देगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के कोटे में मजहब के आधार पर आरक्षण की बात करती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही मैंने कहा था कि इससे मुस्लिम लीग की छाप है। राहुल गांधी ने अब कहते हैं कि मेरे घोषणा पत्र में और विकसित भारत संकल्प के साथ पीएम मोदी ने कहा अब की बार 400 पार, तो विपक्ष ने कहा संविधान खतरे में है। सवाल यह है कि अब अगर पीएम उनके एजेंडे का जवाब दे रहे हैं तो कांग्रेस नेतृत्व इसे क्यों झूठ बता रहा है, क्या करा रहे हैं। तो इससे पहले कि इस खबर को हम विस्तार दें, आपको सीधे लिए चलेंगे मध्य प्रदेश के सागर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अच्छे हाईवे का पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है। नर्मदा प्रगति पथ और विंध्य प्रगति पथ हो, मालवा निमाड़ प्रगति पथ और मध्य भारत प्रगति पथ हो, बुंदेलखंड प्रगति पथ और अटल प्रगति पथ हो, एक्सप्रेस वे अब नए मध्य प्रदेश की पहचान बन रहा है। यहां ललितपुर, सागर, लखनादौन नेशनल हाईवे का निर्माण भी हुआ है। केंद्र सरकार ने एमपी को 350 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी है। सागर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनवाए हैं। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी
शुरू हो चुका है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की जो जरूरतें थी, सभी दिशाओं में एक साथ काम करते हुए आपकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है। अब इससे इस क्षेत्र में उद्योगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम इस दिशा में दिन रात काम कर रही है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। गरीब के इस बेटे ने हमेशा आपकी चिंता की है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि आपकी रसोई में कभी राशन की कमी न होने पाए। आज भी देश की करोड़ों रसोइयों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज पकता है। मैं अपनी माताओं और बहनों को ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको अगले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माताओं बहनों की तकलीफ को दूर करने के लिए ही हम गैस, बिजली, पानी, टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं हर घर तक पहुंचाने में जुटे हैं। मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है और ये गारंटी भी मैं पूरी करके दिखाऊंगा। साथियों, आज कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया है। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। फिर 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने
धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। तो आप देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर मध्य प्रदेश से जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आरक्षण को लेकर के उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा, कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला बोला। और जो हमारी खबर है दरअसल वो भी काफ़ी कुछ उससे जुड़ी हुई है। बहरहाल उसमें आज जो घमासान है वो सैम पित्रोदा के विरासत, यूएस में जो विरासत का कानून है उस पर जो उनका बयान आया उसके बाद से मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बताया और कहा कि भाजपा उसको देखकर घबरा गई है। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका के विरासत कर प्रणाली को भारत में लागू करने की वकालत की है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो ये थे सैम पित्रोदा जो कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। इनको आपने सुना। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब यूएस में जो विरासत का कानून है उसमें अगर मान लीजिए किसी के पास $10 मिलियन या 10 करोड़ की संपत्ति होती है और उसके बाद उनकी अगर डेथ होती है तो 45% जो संपत्ति है वही उनके जो वारिस हैं उनको मिलती है, बच्चों को मिलती है। बाकी 55% जो सरकार है यानी कि पब्लिक को मिल जाती है, सरकार उसको जब्त कर लेती है। अब प्रधानमंत्री का क्या कहना है इस पर? उनका कहना है कि कांग्रेस के इरादे दरअसल खतरनाक हैं। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि ये जो है डिस्कशन के दौरान लेंगे डिस्कशन के दौरान मध्यम वर्गीय लोग हैं ऊपर करो जो मेहनत करके कमाते हैं। उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो
अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और समझना चाहें कि दरअसल ये जो पूरी चर्चा है, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, जब क्योंकि ये तो कार्ल मार्क्स का और जो वामपंथी विचार है कि सभी का धन एक करके और उसको सबको बराबर बराबर वितरित कर दिया जाए, इस देश में क्या ये संभव है और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? निखिल, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये सैम पित्रोदा कौन है। तो पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि सैम पित्रोदा एक मशहूर, आप अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल हैं, जिसको आज जयराम रमेश ने कहा है कि वो गुरु हैं पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि विश्व में उनका अपना एक नाम है, उनकी एक पहचान है। कांग्रेस के, जो आपने कहा कि इंडियन कांग्रेस के जो ओवरसीज के अध्यक्ष हैं। अब यही सैम पित्रोदा है कि 2019 के इलेक्शन में कहा था, 1984 के दंगे पे, सिख दंगों में जो सैकड़ों हजारों लोग जो मारे गए थे, तो उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, और जो हुआ सो हुआ के नाम से ये मशहूर हुए सैम पित्रोदा अभी राहुल गांधी के इस जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक आइडिया है, उसको एक तरह से अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, वो एक मॉडल बता रहे थे। कांग्रेस पार्टी एक तरह से आप कहें कि उन बात को खारिज कर रही है, ये कह रही है कि उनका एक व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने कंकड़ में पत्थर मार के आपने देखने की कोशिश की है कि इसका रिएक्शन क्या, लहर किस तरह से उठती है। तो ये लहर जो ये खोजने की या लहर की पड़ताल करने की सैम पित्रोदा ने कोशिश की है, तो वो एक तरह से राहुल गांधी ने जो अपनी मैनिफेस्टो में इस बात को बताने के लिए, और साथ साथ वो पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक रोड शो में, आप ये देखिए वो बता रहे हैं कि हम एक्सरे कराएंगे और देश के जो फाइनेंशियल सर्वे करा के जो जिसके पास संपत्ति है, किसके पास में किसी संपत्ति है, उसका पता करा के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब सवाल है कि पीएम मोदी ने जब इस सवाल को उठाया है और पीएम मोदी ने जब इस बात को कहा है कि ये संपत्ति किसको आप दोगे और ये संपत्ति आप किससे आप ले रहे होगे, क्या इस देश में जो मेहनत कश लोग हैं, जो दिन रात मेहनत करके जो एक देश को समृद्ध करने में अपना योगदान देते हैं, आप अगर उससे छीनने की बात कहते हो तो आप समझ लो कि आप देश को किस मुहाने पे ले जा रहे हो। ये एक चिंता की बात है जो पीएम अपनी बात में आज इलेक्शन का एजेंडा बना के लोगों के बीच जा रहे हैं। निखिल, ठीक है। यश श्रीवास्तव, आपके पास आएंगे। आपको लगता है कि ये जो सारा जो इसको कहते हैं, ये जो सारा जिस पर घमासान कहा जा रहा है कि ये बात क्या इसको ऐसे ही समझा जाए कि पानी में एक कंकर मार रहे थे सैम पित्रोदा और उस पर इतना बयान हुआ क्योंकि ये मीटर नापने की कोशिश कर रहे थे कि अगर चल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि यही बातें कमोबेश राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री बार बार अपनी सभाओं में जिसका जिक्र कर रहे हैं। देखिए, टेस्ट करने से मुझे याद आया कि भाजपा के 5 लोगों ने संविधान बदलने की बात भी कही है, तो हमें उस टेस्ट को भी याद रखना चाहिए। रहा सवाल इनहेरिटेंस टैक्स का या सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, तो 2014 में जयंत सिन्हा जी, 2017 में भारत सरकार, 2018 में श्री अरुण जेटली जी और 2019 में निर्मला सीतारमण अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं इनहेरिटेंस टैक्स को लाने के लिए। तो असल में ये नरेंद्र मोदी जी की और मेरे ख्याल से पूरी भाजपा आरएसएस की खासियत है कि इन्हें जो करना होता है, जो देश के लिए ठीक नहीं होता है, वो पहले दूसरों के नाम पे चिल्लाते हैं, उसके बाद जब करते हैं तो बड़े बाजे गाजे के साथ उसकी सफाई देते हैं। नोटबंदी में भी इन्होंने यही किया। यदि किसी को भी अपने मेहनत से कमाए हुए धन की याद हो तो इस देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो एक मंच पर खड़े होके बड़ी आसानी से लोगों का मखौल उड़ाते हुए, ठेंगा दिखाते हुए कहता है कि घर में शादी है, पैसे नहीं है। 8 बजे 8 तारीख को 500 और 1000 के नोट साफ। जिस व्यक्ति के अंदर लोगों की बचत के लिए कोई सम्मान नहीं है, लोगों की स्थिति का कोई अंदाजा नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ जब साल 6 महीने बाद गरीब, आदिवासी, अशिक्षित लोग अपने पुराने 500 के नोट लेके बैंक पहुंचे कि ये उनको मदद होगी,
और बैंक में उन्हें पता चला कि ये नोट अब बेकार हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, प्रधानमंत्री जी साफ कर चुके हैं, रद्दी, वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। ये सब बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए। तो विश्लेषक महोदय से मेरा निवेदन है कि इन खबरों को भी याद रखें। सैम पित्रोदा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हेड हैं, परंतु इस बात के इस इंटरप्रिटेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार नहीं झलकता है। हमारा न्याय पत्र सबके लिए खुला है, जो चाहे उसे पूरा पढ़ लें। हमारे न्याय पत्र में हर बात में सबको साथ लेके चलने की बात कही गई है। समाज के सारे वर्ग, सभी जाति धर्म, बिना उनसे उनका किसी भी तरह का भेदभाव। क्या फाइनेंशियल सर्वे की बात कही गई है जो राहुल गांधी कह रहे हैं? जी, तो फाइनेंशियल सर्वे किस लिए होगा, और जो सवाल बीजेपी उठा रही है उसका भी जवाब देखिए। हाँ, क्यों ना हो, जिस देश में 80% लोगों को अनाज मुफ्त में बांटे जाने की बात होती है, उसी देश में अडानी और उसके दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपए लोन माफ हो जाता है। क्यों नहीं इसे सरकार या प्रधानमंत्री के द्वारा गबन माना जाए? किससे पूछ के आप 16 लाख करोड़ रुपए का लोन देकर माफ कर देते हैं? होते कौन है आप जनता के पैसे का इस तरह बर्बादी करने वाले? कि आरबीआई का कैश रिजर्व आप 3-3 बार निकालते हैं, हजारों करोड़ के लोन लेके कोई भाग जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और प्रधानमंत्री जी आम आदमी पर रोज नया टैक्स लगा के उस पर न सिर्फ अत्याचार करते हैं बल्कि उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, खुशियां मनाते हैं कि देखिए ये हमने ऐसा कर दिया, अब जीएसटी में ऐसा हो रहा है, घर में शादी है, पैसा नहीं है। तो यानी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है जी, हमने जो न्याय पत्र में कहा है, हम ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से पिछले 10 साल में धन को असंतुलित रूप से बांटा गया है, उसको समझने के लिए और कैसे सभी लोगों का बराबरी से उत्थान हो, उसके लिए नई पॉलिसी, नई नीतियां, नए ऐसे सिस्टम जो लोगों की मदद करें और किसी के भी साथ अन्याय ना हो, वो हम बनाएंगे। कैसी पॉलिसी, वही समझना चाहते हैं, कैसी पॉलिसी, कैसा सिस्टम? नहीं, उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात सर्वे से शुरुआत होगी, जैसा कि राहुल गांधी जी और हम सभी कह रहे हैं कि किसी भी समस्या को जानने के लिए पहले उसकी जांच होती है। पहले सर्वे होगा, किस तरीके से ये गलत हुआ है उसकी पूरी जानकारी, खाका तैयार करके ना सिर्फ हमारे बल्कि जनता के सामने रखा जाएगा। चुनावी बॉन्ड की तरह हम नहीं करेंगे कि जनता इसमें नहीं देख सकती है। जनता हमें पूरी तरह से जांच कर सकती है, देख सकती है, सवाल कर सकती है। उसके बाद उचित नीतियां बनाई जाएंगी, जिनका एक प्रारूप आपको हमारे न्याय पत्र में मिलेगा। मेरा निवेदन है कि सभी लोग उसे एक बार ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। सिद्धार्थ यादव जी, आपने सुना, ये दरअसल कह रहे हैं कि कुछ नीतियां बनाई जाएंगी और सबके सामने रखी जाएंगी। वो नीतियां क्या होंगी, हालांकि उसको बहुत स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन नीतियां बनाई जाएंगी और इसीलिए फाइनेंशियल सर्वे कराया जा रहा है। कराएंगे, यानी सत्ता में आएंगे तो कराएंगे। जी, मैं यश जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार ने अप्रैल 2014 में इस देश के राजधानी के लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को दे दिया था, तब वो आपने सबके सामने रखा था। जब आपने पीछे के रास्ते से आंध्रा में, कर्नाटक में एक विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग को, माइनॉरिटीज में भी एक विशेष वर्ग को आपने आरक्षण देने के लिए बात कही, प्रयास किया, तो आपने उसके लिए बात वो सबके सामने रखा था। मैं यश जी आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे को करके बोले अच्छी नहीं लगती। एक यश जी, आपके बारे में यश जी आएंगे, आप नोट कर बात कर रहे हैं। अरे यश जी, आप नोट कर लें, आपके पास आएंगे तो आप जवाब दीजिएगा। जी, अब इनकी समस्या क्या है? अब यश जी कह रहे हैं कि ये धर्म की बात कर रहे हैं, पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मंच से खड़े होकर के कहते हैं कि इस देश की संसाधनों पर पहला अधिकार इस देश की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, पर्टिकुलरली द दलित्स नहीं, पर्टिकुलरली द शोषित नहीं, पर्टिकुलरली द सिख नहीं, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स का है, तब धर्म की बात नहीं होती। ये यश जी के नेता खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हम ये सबकी संपत्ति को चेक करेंगे, सबकी संपत्ति को चेक करने के बाद जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम कर देंगे। सैम पित्रोदा कहते हैं कि 50 से 55% हम ले लेंगे। राशिद रिजवी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में तो मुसलमान ही खड़ा है तो पहला अधिकार भी उसका होगा। मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का ही है। तो ये संपत्ति लेकर के किसको देना चाहते हैं? जिस वोट बैंक के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्या वो हिंदू मुसलमान नहीं है? जिस वोट बैंक के लिए आप ये काम कर रहे हैं, क्या वो तुष्टीकरण नहीं है? आप जब वोट बैंक के लिए अपने मैनिफेस्टो में बात लिखें और अपने नेताओं को विदेश में बैठा बैठा के, छोटे आदमी नहीं है सैम पित्रोदा जी, गुरु है आपके। अरे जब गुरु ने ऐसी बात कही, जो राहुल गांधी के गुरु कहने लग रहे हैं
कि ये बात हम ऐसे, ये हमारा मॉडल होगा, राहुल जी की बात को कैसे चरितार्थ किया जाएगा, वो किसके लिए कर रहे हैं यश जी? आप तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं। देश के सामने आप एक्सपोज्ड हैं। देश की जनता आज भय के साथ, डर के साथ बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो सबका इकोनॉमिक सर्वे करवा करके सबको समानता ले आएगी। ये खटाखट 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 गरीबी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अपने वोट बैंक को देकर के, घुसपैठियों को बांट करके। किसको संपत्ति बांटेंगे आप? किसी के पास 2 घर है, उसका 1 घर किसको देना चाहते हैं आप? यस जी, ऐसे समानताएं नहीं आती। 60 साल जब आप सत्ता में थे, आपने इस देश में कभी गरीबी हटाने के लिए कुछ काम नहीं किया। आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, कांग्रेस तो मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कांग्रेस का पंजा लोगों की जेब पर ऐसी नजर डाले हुए है कि आप लोगों को उनके मरने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहते, और जीते जी उनकी संपत्ति लेकर के आप लोगों में बांटना चाहते हैं। यह तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रश्न पूछा गया है तो उसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, यह श्रीवास्तव जी, इसका आप जवाब दें उससे पहले हम आपको अपने दर्शकों को एक बाइट सुनवाना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर ने भी दरअसल कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सैकड़ों हिंदू बेटियों को बीते कुछ वर्षों में मारने वालों के साथ कांग्रेस की हमदर्दी क्यों है, यह सवाल है। श्रद्धा वालकर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में किसने रखा? आफ्ताब ने। नेहा को मारने वाला कौन? लुकमान। सीमा को मारने वाला कौन? नावेद। वर्षा को मारने वाला कौन? नईम। सुशीला को मारने वाला कौन? शाकिर। निधि को मारने वाला कौन? सुफियान। निकिता तोमर को मारने वाले तौसीफा रहमान को। ऐसी सैकड़ों हिंदू बेटियों को बीते कुछ वर्षों में मारने वाले इन घुसपैठी और विशेष समुदाय के लोगों के साथ आपकी हमदर्दी क्यों है? क्यों है? क्या वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, क्या यही आपका न्याय है कि इनके खिलाफ आपकी जुबान नहीं खुलती? एक भी बेटी के घर आप लोग नहीं गए। वापस चर्चा में जोड़ते हैं यश श्रीवास्तव। अभी सवाल उठाया सिद्धार्थ यादव ने कि ये संपत्ति किसके लिए लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा? संपत्ति का जवाब मैं दे चुका हूं इनको। इन्होंने जो तुष्टीकरण जोड़ा है तो मैं इनको बता देता हूं। 19 तारीख को एक महान आदमी भाई मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहा था। 20 तारीख को वही महान आदमी सब मुसलमानों को कह रहा था कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं। वही बात ये सिद्धार्थ यादव भी बोल रहे हैं, हालांकि ये चुनाव के मॉडल कोड के खिलाफ है। तो 21 तारीख को फिर वो हज की बात करने लगा। जब मुस्लिम महिलाओं का देखा के सामने है तो हज की बात होने लगी। तो ये जो इसको क्या कहें, अब इसे दोगलापन कहें, इसे स्वार्थ की पराकाष्ठा कहें, इसे तुष्टीकरण की राजनीति कहें, या इसे सिद्धार्थ यादव जी की अनभिज्ञता कहें कि वो नहीं जानते कि उनके बड़े नेता क्या भाषण दे रहे हैं, ये मैं नहीं जानता, ये आप लोग तय कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति ना तो कभी कांग्रेस ने की है, ना हम करते हैं। हम संवैधानिक मूल्यों पर राजनीति को विश्वास रखते हैं, हम उसी के अनुसार राजनीति में चलते हैं। हमने हर वर्ग के लिए सोचा है। और ये जो मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, मनमोहन सिंह जी के उस स्टेटमेंट का फैक्ट चेक इनके मित्र सुधीर चौधरी कर चुके हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी के बारे में सुधीर चौधरी भी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने किसी एक धर्म की बात नहीं की है, उन्होंने सभी वंचित वर्गों की बात की है, महिलाओं की बात की है, आदिवासी समूह की, सबकी बात की है। नहीं, आदिवासी समूह, वंचित महिलाओं की तो बात नहीं की थी। ये तो जहां तक मुझे भी याद आ रहा है। ठीक है, इसलिए नहीं, आप चलिए, आपकी बात आ गई। मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा था, वंचित तबकों की बात नहीं कही थी। ये कोई बहुत, चूंकि बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं। देखिए, आपने लोन्स के ऊपर भी कहा कि 16 लाख करोड़, मैं उसमें बीच में नहीं बोला, क्योंकि ये बात जो है ये जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। लेकिन बावजूद उसके जब आप ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे तबकों की बात कही थी, तो हमको लगता है कि देश की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे और उसको मान लिया जाएगा। सिद्धार्थ यादव, बहुत जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था यश जी से, जवाब उसका नहीं आया। तुष्टीकरण अगर आपको नहीं करना होता तो जो 1936 में मुस्लिम लीग कहती थी, 2024 में आपको लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मुस्लिम लीग क्या करती थी? पर्सनल लॉज को मजबूत करेंगे। आपको क्या करना है? अब यश जी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए बार बार, अब सुन लीजिए आप। अब यश जी, अगर आपकी पार्टी कहती है कि देश को शरिया से चलाया जाएगा, संविधान से नहीं, तो माफ कीजिएगा, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी कहती है मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ये तो इनको तो यश जी बारी बारी अपनी बारी में बोलिए। ठीक है, मेरे को देख करके पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं, पता नहीं फिर भी क्यों उछल रहे हैं। मैं शांति से सुन रहा था ना आपको, अब सुनिए बात को। अगर आपकी पार्टी ये कहती है, अगर आपकी पार्टी ये कहती है, अरे यश जी
मेरा चेहरा मेरी जगह पे है, आपका चेहरा ऊपर नीचे दाएं बाएं। अच्छा कोई नहीं, अब ये कौन सी बहस की बात है? चेहरा ऊपर नीचे की क्या बात है? चलिए कोई नहीं, चेहरे की कौन सी बात? मैं 10 सेकंड बाद बोल देता हूं। अब अगर यश की पार्टी ये कहती है कि इस देश में देश को शरिया से चलाया जाएगा, संविधान से नहीं, देश में पर्सनल लॉज को आगे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस देश की जुडिशरी में, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपको, इस देश की जुडिशरी में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर होगी, यह मैनिफेस्टो में लिखा है। यस जी जाकर के पढ़िए अपना मैनिफेस्टो, आप अपने मैनिफेस्टो को पढ़िए, तब आपको पता लगेगा इस देश में, हमने ना कभी कहा है ना हम कभी कहते हैं। यश जी, अगर आज यश जी जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लीजिएगा। आप क्यों क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो आप उनको बोल तो लेने दीजिए, यानी कि आप उनके बारे में बोलेंगे, अपने बारे में भी बोलेंगे। मैं नहीं कह रहा कि मैं उनकी बारे में बोलूंगा, तो आप बोल ही रहे लगातार। इनकी तो बौखलाहट चलती रहेगी। मैं बता देता हूं, पेज नंबर 24 पे जाकर के पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। ये आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, जाकर के पढ़ लीजिए। हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं और आप लोग यहाँ बैठ करके तुष्टिकरण की ज्ञान दे रहे हैं, बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कैसे होता है कैसे नहीं होता। ये किसके वोट बैंक के लिए कर रहे हैं? सैम पित्रोदा ने किसके वोट बैंक के लिए कहा? ये कहां इशारे दिए जा रहे हैं? और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। ठीक है, आपका जवाब भी सुनने, आपका जवाब भी सुन लिया यश श्रीवास्तव। आपने कहा कि ओनली नहीं लिखा है, यानी कि सबके बीच में उनको प्रश्रय देंगे। कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ओनली लिख भी नहीं सकते थे, आप बताइए आप कैसे कह देंगे कि ओनली माइनॉरिटीज विल बी? आग्रह करना चाहता हूं, आपने मुझे डिबेट में बुलाया, अगर आप दूसरे गेस्ट का माइक म्यूट नहीं कर सकते कि मैं 10 सेकंड भी ना बोल सकूं तो मेरे को माफ करा। चलिए आपकी बात भी आ गई है। सिद्धार्थ यादव, 10 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। सिद्धार्थ यादव, चलिए सिद्धार्थ यादव जी आपकी बात आ गई है, उस पर ही जवाब वो दे रहे थे, जो कि लगभग हमको लगता है सभी लोगों ने सुना। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो 10 सेकंड में बोल दीजिए। चर्चा कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी आपकी बात आ गई। यश श्रीवास्तव जी आप जो कहना चाह रहे थे, दरअसल ओनली माइनॉरिटीज वो कह भी नहीं सकते थे। अब मैं जा रहा हूं विनोद मिश्रा जी, कहना वही चाह रहे हैं, वो कहना वही चाह रहे हैं, वो कितना कह पा रहे हैं वो जानते हैं, इशारा किसको देना चाह रहे हैं। चलिए विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा, सच्चाई की है। ठीक है, विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट सिद्धार्थ जी, मैं आप ही की बात के आगे बढ़ाता हूं। यश जी ने बहुत शानदार टॉपिक रखा है। अगर ये राहुल गांधी के ये 5 गारंटी और 25 न्याय वाली, ये 5 न्याय और 25 गारंटी वाली मैनिफेस्टो इतनी ही क्रांतिकारी थी, तो ये संविधान खतरे में और लोकतंत्र बचाओ का अभियान क्यों शुरू हुआ? राहुल गांधी को और आपका पूरे कांग्रेस पार्टी को एक तरह से एहसानमंद होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जो आपके मैनिफेस्टो को पब्लिक के बीच में ले गए हैं। आप अभी तक माइनॉरिटी के बारे में, अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बोलने से भी कतरा रहे थे। जब आपने पर्सनल लॉ के बारे में बोला, आपने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ को, जो पर्सनल लॉ है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कोई भी आपके उस मैनिफेस्टो से यह सवाल उठाएगा क्या क्या ट्रिपल तलाक आप वापस ले आएंगे? इससे आगे की बात मैं आपको बता रहा हूं। आज ही नेशनल बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है, जो कर्नाटक की सरकार ने वहां के मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग सभी जातियों को ओबीसी का आरक्षण दिया है। क्या यह चोरी नहीं है? जब धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, यह बात संविधान में, बाबा साहब के संविधान की बात अगर पीएम मोदी कह रहे थे, तो आज ओबीसी के जो आरक्षण में वहां के मुस्लिम के हर कम्युनिटी का नाम, हर जाति का नाम शामिल है, तो यह क्या है? वो आप दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी बात करेंगे। जो रिपोर्ट है मैंने उसकी फैक्ट बताया। जहां तक बात रही कि यही सैम पित्रोदा जो आपके गुरु हैं, जिसको एक तरह से जयराम रमेश कह रहे थे कि विश्व के गुरु हैं, राहुल गांधी की जितनी भी मीटिंगें होती है फॉरेन में, सैम पित्रोदा ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। और सैम पित्रोदा कहते हैं कि पुलवामा में जो हुआ, उस पर जो कार्रवाई हुई थी वो गलत थी। वो पुलवामा के कार्रवाई को भी एक ऑर्डिनरी कार्रवाई बताते हैं। तो सवाल है कि आप हर जगह हर चीज को, आतंकवाद को भी अपीजमेंट से देखेंगे, यहां के हर चीजों को में आप एक अपीजमेंट लाएंगे। तो सवाल है, ये मोहब्बत की दुकान में आपकी बात जो भी फिलॉसफी होगी वो पकड़ी जाएगी। और पीएम ने जब पब्लिक मंच से आपके मैनिफेस्टो का एक तरह से विश्लेषण शुरू किया है, तो आपने डिस्कोर्स चेंज करने का आरोप लगाया है। अब आप कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट के मुद्दे क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, चलिए सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस चर्चा को यही विराम देंगे। सिद्धार्थ यादव जी आपका शुक्रिया, यश श्रीवास्तव जी और विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे यूपी के चुनावी घमासान में उतरेंगे अखिलेश यादव, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे यूपी के चुनावी घमासान की, और जिसमें उतरने की तैयारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अब यूपी की कन्नौज सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का लड़ना तय माना जा रहा है। कन्नौज से एक प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से मिलकर साफ किया है कि सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के लिए स्थिति वहां माकूल नहीं है। एक हफ्ते पहले शिवपाल यादव ने पब्लिक के डिमांड पर अपने बेटे के लिए बदायूं सीट छोड़ी थी, शिवपाल यादव ने छोड़ी थी। बीजेपी के सुब्रत पाठक से मुकाबले के लिए शायद अखिलेश कल नामांकन कर सकते हैं। सपा ने पिछले हफ्ते लिस्ट जारी करके परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप को टिकट दिया था। सवाल यह है कि लगातार 8 सीटों के लिए अखिलेश यादव को कई बार उम्मीदवार क्यों बदलने पड़े हैं। मेरठ में आखिरी मौके पर अखिलेश ने उम्मीदवार बदल दिया, यही हाल रामपुर और मुरादाबाद का भी रहा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा था कि विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटे के लिए टिकट मिलता है, जिनका नहीं कटा वो किस्मत वाले माने जाते हैं। और अब यूपी की कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथों में है, जो कन्नौज की जनता चाहेगी वही करेंगे। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। तो कन्नौज की जनता से पूछकर चुनाव लड़ेंगे। वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जनता की संपत्ति को हड़पना कांग्रेस और सपा का एक पुराना इतिहास रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस के लोग ये आपकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, और ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पुराना इतिहास है। ये तो यही इनका इतिहास है। और रुक करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र सिंह लखनऊ से। रामेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए कितना कंफ्यूजन है उम्मीदवारी में। पहले अपने ही परिवार के तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, वो पहले मैनपुरी से थे, वहां उनको कंटेन नहीं किया, कन्नौज लेकर के आए, और ये पहली बार नहीं है कि जब टिकट बदला जा रहा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, ऐसा क्यों? देखिए निखिल, समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। वो जो वरिष्ठ नेता हैं उनको संतुष्ट करें, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करें या परिवार को संतुष्ट करें, लगभग सभी जगह असंतुष्टि इतनी ज़्यादा है कि उस संतुष्ट करने के चक्कर में कई बार बदलाव कर रहे हैं। और कन्नौज लोकसभा सीट ऐसी है जहां से डिंपल यादव स्वयं चुनाव हार गई थी। तेज प्रताप चुनाव जीतेंगे इसकी गारंटी तो नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को नहीं, तभी उनके पास गए। कन्नौज अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उनको लगता था कि पूरे चुनाव में हम प्रचार करेंगे और खुद चुनाव में नहीं फंसेंगे, जबकि भाजपा चाहती कि कन्नौज से वो चुनाव लड़ें। तो दोनों के बीच जो परिस्थितियां, लेकिन जो जनता का संदेश आ रहा है कि अगर तेज प्रताप वहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, तो हमें लग रहा है कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव में उतरेंगे। ये लगभग अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं कि अखिलेश यादव नामांकन कर सकते हैं वहां से। जो संतुष्ट लोगों को संतुष्ट करते करते बहुत सारी चीजें डिरेल हो रही जी। एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि एक तो क्या बार बार ये रणनीति बदलने जैसा है, और क्या इसकी वजह से जो तमाम जगहों पर, केवल यही एक सीट नहीं है, बहुत जगहों पर जब लगातार टिकटें बदली जाती हैं
मनोबल पर भी असर पड़ता है कार्यकर्ताओं के? देखिए, रणनीति का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं लगता निखिल, इसलिए कि अगर रणनीति का हिस्सा होता तो पहले से तय करते। पार्टी का कैंडिडेचर वही है लगभग, जो चीजें बाद में असहज करेंगे, कहीं वरिष्ठ नेताओं का दबाव है, कहीं परिवार का दबाव है, तो ये सारी चीजें और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिसको आप टिकट काटोगे वो उस मनोवृत्ति से जुड़ेगा पार्टी के साथ, इसको ये कहना बहुत मुश्किल है। तो जाहिर है कि जिनका टिकट काटा जा रहा है वो थोड़ी न थोड़ी समस्या खड़ी करेंगे या चुनाव प्रचार में उस तरह नहीं रहेंगे, तो ये थोड़ा टफ होगा। लेकिन अब उनकी रणनीति है और जो परिस्थिति पार्टी को उसमें वो काम कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर तो देखना होगा कि कन्नौज में क्या अखिलेश यादव जाते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बात की खबरें मिल रही हैं कि अब तेज प्रताप यादव की जगह अब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामेंद्र। और इस वक्त आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।